नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हाल ही में अमेरिका की एक अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए लिबरेशन डे टैरिफ को अवैध घोषित किया है। इस फैसले के बाद भारत सरकार अमेरिका के साथ चल रही मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA वार्ताओं के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है। अमेरिका की कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने 28 मई को फैसला सुनाया कि ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ उनकी संवैधानिक शक्तियों से परे हैं। कोर्ट ने इन टैरिफ को अस्थायी रूप से रोकने का आदेश भी दिया। इस फैसले के बाद भारत की ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI ने सुझाव दिया है कि भारत को अमेरिका के साथ FTA वार्ताओं में सतर्कता बरतनी चाहिए। GTRI का मानना है कि भारत को किसी भी ऐसे समझौते से बचना चाहिए जो धमकियों या अस्थिर नीतियों के आधार पर हो। हालांकि कोर्ट ने टैरिफ को अवैध घोषित किया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन अन्य कानूनी उपायों का सहारा ले सकता है। गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषकों के अनुसार ये फैसला केवल एक अस्थायी वादा हो सकता है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत ने बुधवार को दिए अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि राष्ट्रपति ने इस कानून का दुरुपयोग किया। अदालत ने कहा कि 1977 का अधिनियम राष्ट्रपति को असीमित टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है। 3 जजों की बेंच ने अपने फैसले में लिखा, कोर्ट ये नहीं मानता कि अधिनियम राष्ट्रपति को इतनी असीमित शक्तियां देता है कि वो दुनिया के लगभग हर देश से आने वाले सामान पर मनमाने टैरिफ लगा सकें। अदालत ने ट्रंप द्वारा लगाए गए ज्यादातर टैरिफों को अवैध करार दिया और कहा यह कांग्रेस के पावर ऑफ द पर्स यानी बजट नियंत्रित करने के अधिकारों का उल्लंघन है। फैसले के अनुसार व्हाइट हाउस को 10 दिनों में टैरिफ हटाने की प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सिंधु जल संधि, आतंकवाद और कश्मीर पर बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर ठोस कदम नहीं उठाता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत को लेकर हमारा रुख स्पष्ट है। कोई भी बातचीत दोनों देशों के बीच ही होगी। हम दोहराते हैं कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकते। पाकिस्तान को उन आतंकवादियों को भारत को सौंपना होगा जिनके नाम और रिकॉर्ड हमने कुछ साल पहले उन्हें दिए थे। जम्मू कश्मीर पर बातचीत तभी होगी जब पाकिस्तान POK खाली करेगा और वो क्षेत्र नहीं हमें सौंपेगा। उन्होंने आगे कहा कि सिंधु जल संधि के बारे में ये तब तक लागू नहीं होगी जब तक पाकिस्तान पूरी तरह और विश्वसनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करता। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के उस बयान को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत उनके देश को अस्थिर कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के आरोप असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि जहां तक वहां की सरकार की बात है, कानून व्यवस्था और शासन की पूरी जिम्मेदारी उसी सरकार की होती है। ऐसे में अगर कोई कहता है कि बाहरी ताकतें या कोई और जिम्मेदार है तो ये असली मुद्दों से ध्यान हटाने और दूसरों पर दोष मढ़ने की कोशिश लगती है। इस तरह के बयान हमें समस्या का हल नहीं निकालते बल्कि जिम्मेदारी से बचने का तरीका दिखते हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने पुंछ सहित पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित हुए लोगों के लिए पुनर्वास पैकेज की मांग की। उन्होंने इस पत्र में लिखा है, मैंने हाल ही में पुंछ का दौरा किया जहां पाकिस्तानी गोलीबारी में 4 बच्चों सहित 14 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। अंधाधुंध हमले ने भारी तबाही मचाई है। सैकड़ों घर, दुकानें, स्कूल और धार्मिक स्थल बुरी तरह से तबाह हो गए हैं। कई पीड़ितों ने बताया कि उनकी वर्षों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। हमारा कर्तव्य है कि हम उनके दुख को समझें और उनके जीवन को फिर से संवारने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करें। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पुंछ और अन्य सभी इलाकों के लिए एक ठोस और उदारता से भरा राहत और पुनर्वास पैकेज तैयार करने की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी अपने बिहार दौरे पर गुरुवार को पटना पहुंचे, जहां उन्होंने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और 6 किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो किया। गर्मी और भीड़ के बीच PM का जोरदार स्वागत हुआ। इसके बाद उन्होंने BJP कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक शुरू की जिसमें चुनावी रणनीति पर मंथन हो रहा है। बता दें, PM मोदी ने आज दिन में सिक्किम और पश्चिम बंगाल का दौरा भी किया। जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी के पटना में रोड शो को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यहाँ बिहार का चुनाव है, पाकिस्तान से क्या लेना देना है। प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव बिहार का है, चुनाव भारत पाकिस्तान का नहीं। लोगों को बेवकूफ मत समझिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि पाकिस्तान से निपटने के लिए, लड़ने के लिए आपको प्रधानमंत्री बनाया गया है। संसद में बैठिए, वहां से चीन को मारिए, पाकिस्तान को मारिए, देश उसके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि लेकिन अभी चुनाव बिहार का है। लोग ये चाहते हैं कि बिहार में पढ़ाई कब होगा, बिहार में लड़कों को रोजगार कब मिलेगा, हम लोगों का पलायन कब बंद होगा। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने रक्षा खरीद परियोजनाओं में देरी पर चिंता जताई है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कई बार हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय ही जानते हैं कि वो प्रणाली कभी नहीं आएगी।
उन्होंने परियोजनाओं में देरी पर निराशा जताते हुए कहा कि समय सीमा एक बड़ा मुद्दा है और कंपनियां ऐसा वादा ही क्यों करती हैं जो पूरा नहीं हो सकता। एयर चीफ मार्शल सिंह ने कहा कि मुझे लगता है कि एक भी परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई है। तेजस MK-1A लड़ाकू विमान की डिलीवरी अभी तक रुकी हुई है। इसके लिए फरवरी 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ 48,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। अभी तक 83 विमानों में से एक भी विमान नहीं दिया गया है। शुरुआत में डिलीवरी मार्च 2024 में शुरू होने वाली थी। बता दें, देरी को लेकर पहले भी आपत्ति जता चुके हैं वायुसेना प्रमुख। पिछले साल अक्टूबर में वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि जहां तक उत्पादन दरों का सवाल है, हम बहुत पीछे हैं, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार को निशाने पर लिया। मोदी ने मुर्शिदाबाद और मालदा में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए उसे TMC सरकार की क्रूरता और उदासीनता का प्रतीक बताया। उन्होंने ममता को निर्ममता कहते हुए निशाना साधा, जो ममता का उलट है और हिंदी में उसका अर्थ क्रूरता होता है। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के सभा के कुछ देर बाद पीएम पर पलटवार किया और चैलेंज भी दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी में हिम्मत है तो कल चुनाव में उतरें और बंगाल की आपको चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो कहा उसे सुनकर हम न केवल स्तब्ध हैं बल्कि बहुत दुखी भी हैं। हम जब विपक्ष देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उनकी मौजूदगी में उनके मंत्री ने कहा कि वो ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन बंगाल भी करेंगे। मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि अगर उन्हें हिम्मत है तो कल चुनाव में उतरें, हम तैयार हैं और बंगाल आपकी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार है। भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे का खंडन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने के लिए उन्होंने टैरिफ का सहारा लिया था। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम होने तक अमेरिका और भारत की बातचीत में टैरिफ का मुद्दा कभी नहीं आया। बता दें, अमेरिकी सरकार ने दावा टैरिफ पर सुनवाई के दौरान एक स्थानीय कोर्ट में की थी। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर भारत का विरोध स्पष्ट है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से लेकर 10 मई को इसके बंद होने तक भारत और अमेरिका के बीच बातचीत होती रही। हालांकि चर्चा के दौरान टैरिफ का मुद्दा कभी नहीं उठा। उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम का निर्णय भारत और पाकिस्तान के DGMO के बीच सीधे संपर्क के माध्यम से लिया गया था, न कि किसी बाहरी दबाव में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को POK में रहने वाले लोगों को भारत का हिस्सा बताया और उनके वापस लौटने का भरोसा जताया। राजनाथ ने नई दिल्ली में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन में कहा कि मैं मानता हूं कि POK के लोग हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि एक दिन वो जरूर लौटेंगे। कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्हें भटकाया गया है। राजनाथ ने कहा कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत के मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर खुद अपनी पार्टी के लिए मुसीबत बन गए हैं। उन्होंने भाजपा सरकार में की गई सर्जिकल स्ट्राइक को पहली बार बताया तो कांग्रेस ने भी पुराने आंकड़े सबके सामने रख दिए। कांग्रेस ने एक्स पर उनकी सरकारों द्वारा किए गए 6 सर्जिकल स्ट्राइक गिनाए जो पाकिस्तान पर किए गए थे। ये स्ट्राइक 2008 से लेकर 2014 तक के थे। इनमें मुंबई में हुए 26/11 हमले के बाद की भी कार्रवाई शामिल है। कांग्रेस ने बताया कि उनकी सरकार ने 19 जून 2008 को पुंछ में भट्टल सेक्टर में सर्जिकल स्ट्राइक की थी जिसमें एक आतंकवादी मारा गया था। इसके अलावा कांग्रेस ने 30 अगस्त से 1 सितंबर 2011 में शारदा सेक्टर नीलम नदी घाटी के पास, 6 जनवरी 2013 को सावन पात्रा चेकपोस्ट पर, 27-28 जुलाई 2013 को नाजापीर सेक्टर पर, 6 अगस्त 2013 और 14 जनवरी 2014 को नीलम घाटी पर हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया था। क्या केसीआर की BRS को बीजेपी में विलय करने की कोशिश की जा रही है? कम से कम केसीआर की बेटी के कविता ने तो ऐसा ही दावा किया है। उन्होंने अपने भाई और BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव यानी KTR पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए ये सनसनीखेज दावा किया। कविता ने कहा कि BRS को बीजेपी में विलय करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि इसका उन्होंने जेल में रहते हुए विरोध किया था। ये बयान तेलंगाना की राजनीति में एक नए तूफान का संकेत देता है। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1326 पर पहुंच गई। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित होकर 14 लोगों की मौत हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा 6 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। ओडिशा और कुछ पूर्वी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में नए मामले सामने आए हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।
disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.